हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एच फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा था क्लास 9 की सिविक्स की बुक का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप पहले उनको कंप्लीट करें और फिर इस लेक्चर पे आए। तो आज हम हमारे क्लास 9 की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से मतलब है संविधान का आकार, के संविधान किस तरीके से पूरा डिजाइन करा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डिजाइन, ये दो वर्ड हमारे सामने हैं अभी। तो हम दोनों को डिवाइड करके समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और डिजाइन से यहाँ पे बात क्या हो रही है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसी बुक जिसमें एक कंट्री के सारे लॉज प्लस सारे एक्ट्स, ये सब मिला के, और प्लस सारे ऑर्डर्स, इन सब को मिला के एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया हो, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पहली बात ये आ रही होगी दिमाग में कि सर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होता है क्या सिर्फ? तो बच्चों बात सिंपल सी है कि कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होता है, तो कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटर्न होता है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारी खुद की कंट्री का है, इंडिया का। इंडिया के अंदर क्या है ना कि हमारे पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बुक है हमारे पास जिसमें सारे लॉज लिखे गए हैं, सारे राइट्स लिखे गए हैं, और वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी कंट्री का सारा लॉ, सारे एक्ट, हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हो गए, टीपीएसपी हो गए, कुछ क्रिमिनल ऑफेंस के एक्ट्स हैं, यानी कि देश को रन करने के लिए जितने भी लॉज या एक्ट्स अभी तक हैं वो सारे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखे गए हैं। तो अब बात आती है कि सर ये तो हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल कि हमने देख लिया इंडिया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसी कंट्री में है? बिल्कुल है, यूनाइटेड किंगडम। जो ब्रिटिशर्स है ना, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर वो लोग अपनी कंट्री को रन कैसे करते हैं? उनके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो लॉज वगैरह का करते क्या हैं? तो सिंपल है, इनके यहाँ पे क्या है ना कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है ना। तो जो इनके जजमेंट पास होते हैं, जो ये एक्ट पास होते हैं, ये अलग अलग सेगमेंट्स में छटे हुए हैं। तो इनका कोई एक ऐसा कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे इन्होंने मर्ज करके बोल दिया होगा ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का। तो इनके सारे जो एक्ट्स है, लॉज है, वो सब अलग अलग है, और अलग अलग जो भी मैटर कोर्ट्स के पास जाता है या गवर्नमेंट को करना होता है तो वो अलग अलग तरीके से उनको सेटल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है डिज़ाइन को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझा, तो अब ये डिज़ाइन क्या है? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री बॉडीज भी है, गवर्नर्स भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी है, मतलब हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशन है वो एक अलग तरीके से है, जो हमारी जुडिशरी है वो एक अलग तरीके से है, जो हमारे लेजिस्लेचर है वो एक अलग तरीके से है। तो इन सब की जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ड करी गई है, किस तरीके से लिखा गया है, वो सब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको, अब ये लाइन पढ़ो पहले तो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये लाइन पढ़ो, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो इसको पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी में, उसमें हमने ये फीचर पढ़ा था ना कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिमिट के अंदर काम करना चाहिए, अपने सिटीजन्स के जो राइट्स है उनका ख्याल रखना चाहिए। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की जो लिमिट है और ये जो सिटीजन्स राइट है, आखिर दिए कहाँ गए हैं? तो ये सब दिए गए हैं हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आया समझ में? तो अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आने वाले इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, कि हम साउथ अफ्रीका की केस स्टडी देखेंगे, वहाँ का एग्जाम्पल देखेंगे कि वहाँ की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उनके पहले क्या कंडीशंस थी, उसके बाद क्या हुआ। तो साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में हम देखेंगे उनका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। अब अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है ये मैं तुम्हें आने वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है अपार्थाइड सिस्टम था, उसके बाद इसके एंड होने के बाद उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, है ना। उसके बाद हम समझेंगे कि एट द फर्स्ट प्लेस हमें नीड ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि यार जरूरत ही क्या है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है क्या किसी कंट्री में, ये नहीं है। तो ये वाई वाला जो क्वेश्चन है इसका हम जवाब देंगे। इसके बाद हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे भारत देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, है ना। तो जो हमारे भारत का संविधान है वो किस तरीके से बनाया गया था, तो उसमें हम पढ़ेंगे द पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या वेज हमने अपनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्या क्या कैसे हमारी जर्नी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने के लिए। फिर हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उन लोगों की एक असेंबली होती थी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे। तो हम उसके देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लीडर्स थे हम उनके बारे में जानेंगे कि वो लोग क्या थे, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या क्या मदद करी, उन्होंने अपने क्या क्या किस किस बैकग्राउंड से वो आते थे, और उन्होंने क्या क्या फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करे। एट द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसी क्या वैल्यूज रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने इनकॉर्पोरेट करी या हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो उसमें क्या है, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, कि क्या सपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाता है कि हमारी एक इस तरीके की कंट्री होनी चाहिए, और क्या प्रॉमिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें करता है कि इतना बेसिक चीज़ें तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर इसमें हम बात कर ले कुछ राइट्स के बारे में तो ये चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद हम समझेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी से मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो ऐसी किस तरीके से हमारी कंट्री को इमेजिन करता है कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए या हमारी कंट्री के अंदर होनी चाहिए। उसको बच्चों हम समझेंगे प्रियम्बल के थ्रू। प्रियम्बल कैसा दिखता है, तो उसके लिए मैंने ये एक पिक्चर यहाँ दी है। तो कुछ इस तरीके का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल है। इसको भी हम आने वाले लेक्चर में बाद में समझेंगे कि सर प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल में दिया क्या क्या गया है। इसके बाद हम हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन समझेंगे। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में क्या आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, प्लस जो हमारा लेजिस्लेटिव है, प्लस हमारी जुडिशरी। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है हम इसमें समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जितने भी ये पिलर्स होते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, तो कुछ लेजिस्लेटिव होते हैं जो लॉज बनाते हैं, तो कुछ कोर्ट्स जो हमारे होते हैं इनका डिज़ाइन किस तरीके से है, क्या इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, इनकी पावर्स क्या है, इन ये कंट्री में किस तरीके से वर्क करते हैं, तो ये हम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा जो केस है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वो समझ लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। तुमने इनका नाम प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा। ठीक है, इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रगल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर। तो सबसे पहले आप इन्हें देखिए, तो ये थे सर हमारे नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, तो इनका केस क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला को वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1964 फॉर ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है धोखेबाजी।
अब धोखेबाजी किससे रिलेटेड है ना, तो ये वाइट माइनॉरिटीज जो थी वहाँ के, उनके अंडर में थे, ये ब्लैक एंड वाइट्स का वहाँ चलता था सीन। तो जो उनके रूल्स थे, तो वो ये उनको वो कर रहे थे, ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो इस चीज को धोखेबाजी यानी ट्रीजन मानते हुए 1964 के अंदर नेल्सन मंडेला जो थे, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज डेयरिंग टू अपोज द एपार्थाइड रिजम इन हिज कंट्री। ठीक है, अब ये एपार्थाइड वापस आया है, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में समझते हैं कि एपार्थाइड सिस्टम था क्या। तो फिर क्या हुआ, ही स्पेंड नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीका's मोस्ट dreaded prison इन रॉबन आइलैंड। मोस्ट dreaded prison से मतलब है कि साउथ अफ्रीका का जो सबसे खराब प्रिजन जिसको बोल सकते हैं, सबसे खराब जो जेल वहाँ का था, उसमें नेल्सन मंडेला जी को रखा गया था। अब खराब से यहाँ मतलब है कि उनको किसी से मिलने ना दिया जा रहा हो, उनको शायद हो सकता है उनको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जा रही हो। अब ज़रा एक बार ये रोबन आइलैंड की फ़ोटो देखो तुम, ये हमारा रोबन आइलैंड है, यहाँ पे ये जेल है। अब इसके आसपास एक बार देखो, ये पूरा पानी से गिरा हुआ है, मतलब आपने मेनलैंड जो कंट्री है उससे आपने पूरे जेल को डिस्कनेक्ट कर दिया, कि कोई यहाँ से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा बाहर की दुनिया से। ठीक है, तो कितना एक वो हो जाता है कि यार इंसान बिल्कुल पैक करके रख दिया आपने। नॉर्मल जेलों में तो क्या होता है ना कि यार सिटी के अंदर है, अपनी मेनलैंड कंट्री के अंदर है, तो आते हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह मिलने। लेकिन ये जो जेल थी वहाँ पे आपको किसी से मिलने की परमिशन भी नहीं दी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं ये अपार्थाइड सिस्टम जो अभी मैंने बताया कि यार ये कुछ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पढ़ते हैं, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन promoted by the white government. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो इसको ऐसे समझो, ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो देखो ऐसा होता है कि लाइक वी आर इंडियंस, हम एक इंडियन रेस है ना, यानी एशियन मान सकते हैं। ठीक है, एक रेस होती है जिसे हम अफ्रीकन रेस भी कहते हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, जिससे आपकी जो फीचर्स होते हैं, यानी कि आपका कलर, ठीक है, आपके हेयर कलर्स, आपकी आंखों की डिज़ाइन, तो ये चीज़ें चेंज हो जाती है, उसको हम रेशियल बोलते हैं कि यार इनका जो रेशियल फीचर है ये अलग है, इस इंसान की जो इस कम्युनिटी से मतलब इस रीजन से बिलोंग कर रहा है इनका रेशियल फीचर अलग है। तो यहाँ क्या होता था ना, ये अपार्थाइड सिस्टम में, कि जो साउथ अफ्रीका थी वहाँ पे दो मेजर पॉपुलेशन थी, एक थी वहाँ की ब्लैक पॉपुलेशन और एक थी वहाँ की वाइट पॉपुलेशन। तो जो वहाँ की वाइट पॉपुलेशन थी, वो वहाँ के ब्लैक जो लोग थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके बेसिक राइट्स को उनको नहीं देते थे। तो ये जो वाइट और जो ब्लैक, इनके बीच का डिस्क्रिमिनेशन था, इसी को हम अपार्थाइड सिस्टम से जानते हैं। अब ज़रा इस पिक्चर को देखो कि ये एक वाइट पीपल है और एक ये ब्लैक पीपल है। अब ये देख रहा है कि यार सामने वाले को एक वाइट की नज़र में, अब वाइट की नज़र से मतलब है कि ये इंसान को एज अ पर्सन नहीं देख रहा कि यार ये एक ह्यूमन बीइंग है, वो उसको जज कर रहा है एज अ कलर। सेम इसकी इसी के केस में जो वाइट बंदा है, वो इसे उसके स्किन टोन यानी कि जो ब्लैक है इनके केस में, वो उससे जज कर रहा है कि यार ये ब्लैक पीपल है। तो इसमें गलत क्या है, जब आप किसी इंसान को लेबल कर देते हो ना कलर के रिगार्डिंग, कि आप इनको डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो उसके साथ साथ आप काफ़ी चीज़ें और जोड़ देते हो। जोड़ने से क्या जोड़ दोगे, जैसे मान लो वाइट माइनर जो थी वहाँ की पॉपुलेशन, वो ब्लैक के रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेट करती थी, तो ये लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी थी ब्लैक्स के रिगार्डिंग कि यार ये लोग जो है ना, ये तो डिविएंट्स है। क्या है, डिविएंट्स। अब ये डिविएंट्स क्या होता है, डिविएंट्स का मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जो रेगुलर बेसिस पे क्राइम करते हो। डिविएंट्स मतलब क्रिमिनल्स या गूंस, जिन्हें हम हिंदी में गुंडे भी बोलते हैं। तो जो वाइट लोग थे वो ब्लैक को डिविएंट समझते थे कि यार सारे जो गलत काम कर रहे हैं ना, ये लोग ही कर रहे हैं, ये तो हमसे नीचे हैं। ठीक है, द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब ये इंफीरियर का मतलब क्या है, सिंपल वही वाली बात, जो वाइट रूलर्स थे वो ब्लैक्स को छोटा समझते थे खुद से,
कि हर चीज़ में हम जो वाइट्स है वो ब्लैक से ऊपर है, चाहे वो अब एजुकेशन में मान लो या मेंटल चीज़ों में मान लो कि यार हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमारी कैपेसिटी तुमसे ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन यहाँ ब्लैक के रिगार्डिंग होता था। और क्या होता था कि जो नॉन वाइट्स थे यानी कि जो ब्लैक्स थे या जो दूसरे लोग भी वहाँ रह रहे होंगे, चाहे वो इंडियन पॉपुलेशन भी हो सकती है, अदर कंट्री की पॉपुलेशन भी हो सकती है, तो हम उन्हें नॉन वाइट मान रहे हैं सबको। तो जो नॉन वाइट थे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। अब इस वाली जो लाइन जो है यहाँ पे वोटिंग राइट्स की, इसको आप कनेक्ट करो अपने पहले वाले चैप्टर से। हमने सीखा कि जब वोटिंग राइट्स आप किसी से छीन लेते हो तो फिर क्या क्या चीज़ें गलत होती है। हमने देखा था ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कि वोटिंग राइट्स नहीं होंगे तो जो गवर्नमेंट है वो रूल्स बना रही है तो उनको भी मानना पड़ेगा जिनको वोट का अधिकार नहीं है। तो इससे क्या प्रमोट होता है, इनके रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, क्योंकि वाइट रूलर जो है वही लॉ बना रहे हैं। अब उनकी नज़र में तो ब्लैक ऑलरेडी डिविएंट्स है, ऑलरेडी उनसे इन्फीरियर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा तो कोई लॉ लाने नहीं वाले या ऐसी तो कोई गवर्नमेंट आनी नहीं वाली जो ब्लैक की चीज़ों का ध्यान रखेगी कि यार इनके लिए भी हमें कुछ करना है। तो अब इनके पास वोटिंग राइट है नहीं तो ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। मतलब ब्लैक्स के रिगार्डिंग जो अपार्थाइड सिस्टम था वो ऑपरेसिव था। ऑपरेसिव मतलब उन्हीं के खिलाफ लॉ बनाया जा रहा था कि या एक तो दो चीज़ें होती है, या तो आप ब्लैक्स के लिए लॉ बना ही नहीं रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, एक बार को वहां तक भी चल गया कि चलो आपने उनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया कि उनकी अपन अपलिफ्टमेंट करते हैं, लेकिन आप लॉ भी ऐसा बना रहे हो कि हम इनको ऑपरेस करेंगे, हम इनको दबाएंगे। अच्छा तो बना नहीं रहे हो लेकिन गलत जरूर बना रहे हो कि यार इनको दबाना है हमें। तो ऐसा वहाँ के ब्लैक्स के साथ होता था और किस तरीके से होता था वो भी देखते हैं। क्या आया क्वेश्चन, हाउ। तो जैसे यहाँ लिखा है दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब इसको मैं थोड़ा तुम्हें समझाता हूँ। मान लो ये एक एरिया है, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया ना, ये एक एरिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं इतने एरिया के अंदर जो है कौन रह रहा है, जो वहाँ की वाइट रूलर्स है, वाइट पॉपुलेशन है। अब जो ब्लैक्स हैं वहाँ के, जो ब्लैक कम्युनिटीज़ हैं या जो नॉन वाइट्स हैं, उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो लोग वहाँ के जो वाइट कम्युनिटी के अंदर लोग रह रहे हैं वो वहाँ रह सकते हो। तो वो कहाँ रह रहे होंगे, उनको ये जो वाइट पॉपुलेशन का एरिया है उनके बाहर उनको रखा जाता है, चाहे वो यहाँ रह सकते हैं, उनको इस कोने में दे दिया, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते जहाँ वाइट रह रहे हैं। उनको कोई परमिशन नहीं थी कि वो तुम लोग आओ हमारे जब वाइट जब हम आ रह रहे हैं वहाँ हमारे साथ रहो। ये चीज़ होती थी। उसके बाद दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट। अब एक चीज़ समझना, हमारी कंट्री में है, जैसे हमारी कंट्री का एग्जांपल दूं, अगर मुझे कहीं काम करना है किसी भी स्टेट में जाके या किसी भी सिटी में रह के मुझे किसी कंपनी में जॉब करना है, तो मुझे वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को राइट्स मिले हुए हैं कि मैं मेरी पूरी थ्रू आउट द कंट्री जाके जॉब कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। साउथ अफ्रीका के केस में क्या है, जो नॉन वाइट्स है अगर उनके वाइट एरिया में काम करना है तो उन्हें क्या नीड लगेगी, अगर उनको यहाँ से यहाँ आना है काम करने के लिए, रहना तो छोड़ दो, रहना तो अलाउ ही नहीं था, तो उन्हें लगता था वहाँ के लिए परमिट कि तुम्हें वहाँ की गवर्नमेंट से एक आदेश लेना पड़ेगा कि यार हम लोग यहाँ काम करना चाह रहे हैं, मुझे परमिट चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनके साथ होती थी। और क्या क्या होता था कि जो ट्रेन्स थी, जो बसेस थी, जो टैक्सीज थी, जो होटल्स थी, या हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। मतलब कि ट्रेन्स की आपको सुविधा है, वाइट्स को भी है, नॉन वाइट्स को भी है, आपको बस की सुविधा भी है, टैक्सी भी आपको मिलेगी, होटल भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, पब्लिक जो एम्यूनिटीज़ होती है, पब्लिक प्लेसेस जो है, वो तो वाइट और नॉन वाइट दोनों को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है बच्चों कि दोनों के लिए वो चीज़ें अलग है। अब एक बार को मान लो चलो ठीक है यार, अलग है तो भी क्या दिक्कत है, दिक्कत यहाँ आती है कि जो वाइट पॉपुलेशन है वहाँ की और जो वहाँ की ब्लैक पॉपुलेशन है, अब इनको जो प्लेसेस या बसेस वगैरह, टैक्सीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह जो मिल रहे हैं,
उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो वहाँ की ब्लैक पॉपुलेशन है उनको जो अमेनिटीज़, उनको जो चीज़ें मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है पब्लिक प्लेसेस की, उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी क्या है, पुअर है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन कर दिया इन लोगों ने, कि आपने जगह तो अलग कर दी कि तुम अलग बस में हो, तुम अलग स्कूल में पढ़ो, तुम अलग हॉस्पिटल में जाओ, है ना, कि भाई तुम्हें ब्लैक को होटल दी है, ये जैसे वाइट की होटल है तो अच्छी है, अगर ये ब्लैक की होगी तो वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, हाइजीन अच्छा नहीं होगा, बसेस होगी तो सही नहीं होगी, खराब होगी, सीट अच्छी नहीं होगी। तो ये सब होता था। हॉस्पिटल्स में हो सकता है कि ब्लैक्स को अच्छी अच्छी सुविधा ना मिले उसके मतलब इलाज के रिगार्डिंग, और वाइट्स को अच्छा अच्छा सब मिल रहा था। तो ये वहां पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ब्लैक और वाइट के रिगार्डिंग, है ना। तो अब ये देखो, सेग्रेशन कर दिया था उन्होंने। सेग्रेशन मतलब बंटवारा, है ना, कि ये एक ब्लॉक प्लस ये एक कम्युनिटी या ब्लॉक मान लो कि इन दोनों में बंटवारा हो रहा है सर। अब बंटवारा कैसे, एक और एग्जांपल समझते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर दे वाइट्स वर्शिप्ड। मतलब कि वहाँ के जो चर्च थे, ये दिख रहा है चर्च, तो जो साउथ अफ्रीका में चर्चेस थे, तो अब होता क्या था कि साउथ अफ्रीकन में जो ब्लैक कम्युनिटी है या जो वाइट कम्युनिटी है, वो दोनों क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। लेकिन होता क्या था कि जहाँ वाइट जो वाइट पॉपुलेशन है जो वहाँ वर्शिप कर रही है, वहाँ ब्लैक नहीं आ सकती। मतलब एक चर्च है जो भगवान का प्लेस उनके लिए होता है, जहाँ लोग जाते हैं अपनी प्रेयर करते हैं, वहाँ पे अगर वाइट जा रहे हैं, अगर वो वाइट के लिए हैं, तो वहाँ ब्लैक वर्शिप नहीं कर सकते आके। तो ये कितनी गलत बात है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन इंसानों में तो करा ही करा, आपने डिस्क्रिमिनेशन आपकी रिलीजन चीज़ों में, मतलब आपके भगवान में भी आपने डिस्क्रिमिनेशन डाल दिया कि यार अगर मैं इस प्लेस पे जाके प्रेयर कर रहा हूँ एज अ वाइट कम्युनिटी, तो मैं ब्लैक को आने ही नहीं दे रहा हूँ कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, और क्या था, ब्लैक्स जो थे could not form associations और protest the terrible treatment। अब ये जो सारी चीज़ें इन ब्लैक्स के साथ हो रही थी, चाहे इनको अलग अलग वाइट की कम्युनिटीज़ के साथ रहने ना दिए जा रहा हो, काम करना है तो परमिट की ज़रूरत पड़ रही हो, बस टैक्सीज, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, ये सब अलग अलग इनको दिया जा रहा हो, या इनको एक ही चर्च के अंदर प्रेयर ना करनी जा रही हो। अब इन चीज़ों को अगर ये चाहे कि यार हम लोग एसोसिएशन बनाते हैं, ब्लैक्स एसोसिएशन, कि चलो हम इनको प्रोटेस्ट करके हटाएंगे, तो इन लोगों को प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा था उन टेरिबल ट्रीटमेंट के सामने। प्रोटेस्ट करते होंगे, जेल में डाल दो। आप प्रोटेस्ट करने जाओगे, आपको पुलिस उठा लेगी, आपके ऊपर केस लगा देंगे कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें उन ब्लैक्स के साथ वहाँ हो रही थी। इतनी चीज़ों के होने के बावजूद भी वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। तो फिर क्या होता है, फिर आता है रोल ऑफ एएनसी। एएनसी क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन एंडिंग अपार्थाइड सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं जो वहाँ की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसका क्या रोल रहा था जो अपार्थाइड सिस्टम, जो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम ब्लैक एंड वाइट के बीच में चल रहा था, उसको एंड करने में। तो क्या है, सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। यानी कि 1950 तक जो वहाँ के ब्लैक्स थे, जो वहाँ के इंडियंस थे, उन्होंने साथ मिलकर अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ एक फाइट करी, मतलब उसको हटाने के लिए कुछ वहाँ कुछ वो लिए स्टेप्स कि यार इनको हटाना है। तो क्या हुआ, दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट एंड मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। अब एक ये पॉइंट पढ़ के आया होगा सर, अभी आपने बोला कि उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा था, तो अभी आप बोल रहे हो कि दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक। तो यहाँ पे भी उनके साथ ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे। एक को जेल में डालते, दूसरे और लोग आ जाते। अब वाइट तो माइनॉरिटी में थे ना, तो कितने लोगों को जेल में डाल दोगे आप। तो जितने लोग थे उन लोगों ने प्रोटेस्ट और मार्च करना चालू कर दी, वहाँ पे स्ट्राइक्स करना चालू कर दी वहाँ की वाइट जो रूल था उनके खिलाफ। तो क्या हुआ, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेशन। अब ये जो वर्ड आया ना यहाँ पे, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे समझो ये एएनसी है वहाँ की, साउथ अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस। अब ये अम्ब्रेला अकेडमी हो गई वहाँ की। अब इसके अंडर के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वाइट रूल्स के खिलाफ, जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज हैं,
उन सबको मेनली लीड कौन कर रहा था अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ? तो वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब इससे हुआ क्या? एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब ये इमेज है यहाँ पे एक ब्रिटिश सोल्जर की, जो सिर पकड़ के खुजला रहा है कि यार इतना ऑपरेशन कर दिया, इतना हमने रूल कर दिया, अब ये तो सारे जो ब्लैक्स थे, जो नॉन वाइट्स थे, वो तो साथ में इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या करा? प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, वहाँ के रूल्स को हटाने की कोशिश करी। तो एक टाइम पे क्या होता है ना, जब आप वाइट माइनॉरिटीज में तो हो आप, ठीक है, और ब्लैक्स की तो मेजोरिटी है वहाँ पे जो नॉन वाइट्स हैं, तो इन सब ने साथ आके जब प्रोटेस्ट करना चालू करा, स्ट्राइक करना चालू करा, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की वाइट रूलर्स थे उनको रियलाइज हो गया कि यार अब हम इनको ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकते, अब हमको इनको इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे। तो फिर इन सब चीज़ों से क्या होता है कि साउथ अफ्रीका जो है गॉट इंडिपेंडेंस, उसको आज़ादी मिल जाती है। किससे आज़ादी मिल जाती है? वहाँ के डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम से। डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्या था? अपार्थाइड सिस्टम जो वहाँ चलता था। फिर क्या होता है उसके अंदर? इंडिपेंडेंस के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम अगर एंड करा तो क्या करा? तो जो वाइट थे, द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज। तो जो ऑपरेशंस हुए, जो स्ट्राइक्स हुई, इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो वहाँ का वाइट रिजीम था उसको वहाँ की पॉलिसीज चेंज करनी ही पड़ी एट द एंड। फिर क्या होता है? जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वर रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है हटाना, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे जो वाइट्स ने वहाँ पे लगा रखे थे, उनको वो भी रिपील्ड करने पड़े। रिपील्ड मतलब हटाना पड़े, क्योंकि कब तक ही दबा लोगे आप? आवाज़ उठाएंगे तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज पे, और जो रिस्ट्रिक्शंस था किस पे? मीडिया पे, वो भी उठाना पड़ गया। अब ये मैंने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें भी समझाया था कि मीडिया का कितना बड़ा रोल होता है आम नागरिकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अगर आप उसको फ्रीडम नहीं देते हो सही से पूरी चीज़ को बताने की, तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी समझा था, ठीक है। तो आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। अब ये जैसे डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम खत्म हुआ, साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो 28 साल बाद, 28 साल तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला जो थे, फाइनली वो एज ए फ्री मैन, फ्री मैन मतलब एक आज़ाद इंसान की तरह चल पाए, निकल पाए। उनको जेल से निकाल दिया गया कि चलो आप एक अब फ्री इंसान हो, ठीक है। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट से मतलब है कि अलग अलग रेस, जो रेशियल पॉपुलेशन है, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई कि इसमें ब्लैक्स भी होंगे, वाइट्स भी होंगे, और जो इंडियंस है या जो अदर कंट्रीज़ के छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में या छोटी छोटी पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं, वो सारे लोग भी होंगे। तो एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट अगर फॉर्म होती है तो क्या होता है कि पहले तो वाइट कम्युनिटी का रूल था, तो सिर्फ वाइट कम्युनिटी अपने बेनिफिट्स के रिगार्डिंग रूल बना रही थी। अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद क्या होता है, जितनी भी रेशियल कम्युनिटीज़ है साउथ अफ्रीका में, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा ना, क्योंकि अब वो भी गवर्नमेंट में आ गए हैं। अब अगर रूल बनता है तो उनका भी रोल रहेगा उस रूल बनाने में, तो उससे उनको भी अपने लिए अपलिफ्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। अब इस थीम को कनेक्ट करो, ये जो हमने पढ़ा हमारे चैप्टर की। तो देखो आप, जब फ्रीडम मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, तो क्या क्या नहीं होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रोल प्ले करता है। ये नेल्सन मंडेला का एग्जांपल ले लो, कि इनको गलत इल्ज़ाम लगा के इनको जेल में डाल दिया था 28 साल बाद। कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये सब हुआ, तो इनको फ्रीडम मिली। मीडिया जो थी वहाँ की, उसको फ्रीडम नहीं थी, उस पर रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके रिस्ट्रिक्शंस को हटाए गए। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वो रिपील्ड हुए, वाइट रिजीम चेंज हुआ, अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। तो ये रोल रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब एक बहुत ही अच्छा कोट है जो कि नेल्सन मंडेला ने दिया था, क्या है पढ़ते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मतलब
मैंने जो वाइट रूलर्स थे उनके डोमिनेशन के ऊपर भी लड़ाई करी है, जो मैंने वहाँ का ब्लैक डोमिनेशन था मैंने उसके लिए भी लड़ाई करी है। अब ये आ रहा होगा ब्लैक डोमिनेशन कैसे था। तो होता है ना कि वाइट तो चलो ठीक है मेजरली डोमिनेशन कर ही रहे हैं, लेकिन ब्लैक्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन डोमिनेशन चल रहा है। तो नेल्सन मंडेला जी यहाँ कहते हैं कि भाई मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई करी, मैंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई करी। फिर आई हैव चेरिस्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच all persons live together in harmony and with equal opportunities। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक के आइडियल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, जो फीचर्स होते हैं कि सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, है ना, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में लॉ बनाए, वन वोट हो, ये सब हो। तो मैंने वो जो आइडियल्स है डेमोक्रेसी के वो मैंने चेरिस्ट करे, मैंने उनको माना है कि हाँ यार ये होना चाहिए। फिर मैंने उसमें क्या देखा कि एक फ्री सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें जो सारे लोग हैं, चाहे ब्लैक हो, वाइट हो, या कोई अदर कम्युनिटी हो, रेशियल कम्युनिटी, वो साथ में रहे, हारमनी से रहे। हारमनी का मतलब होता है शांति से रहे, हारमनी से मतलब है शांति का। तो हारमनी में रहे और सभी रेशियल कम्युनिटीज जो वहाँ रह रही है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो, ऐसा नहीं हो कि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा हो, है ना। तो उसके बाद ये कहते हैं इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। तो ये एक ऐसा आइडियल है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और जिसे मैं अचीव करना चाहता हूँ। ये नेल्सन मंडेला के वर्ड्स है। फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं बट इफ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। देखो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि ये डेमोक्रेसी की जो आइडियल फीचर्स जो हमें दिए थे मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ, मैं उनको अचीव करना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ती है कि मुझे उस आइडियल्स को अचीव करने के लिए अपनी खुद की जान भी देनी पड़े, तो मैं उन आइडियल्स के लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आती है कि मेरी जान देने से अगर वो आइडियल्स आ रहे हैं तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये एक जो उनका स्टेटमेंट था नेल्सन मंडेला जी का वो हमने अभी देखा। इसके आगे देखते हैं। अब फिर क्या होता है कि साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गई, सब लोग फ्री हो गए, अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका में कि अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी, है ना, मतलब कैसे बन रहा था, कौन लोग बना रहे थे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, ब्लैक लीडर्स अपील्ड। क्या अपील करी भाई ब्लैक लीडर्स ने? टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। यार ये चीज़ नोटिस करो, इस लाइन में ये लिखा गया है कि जो वहाँ के ब्लैक जो लीडर्स थे, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो या कोई और बड़े लीडर्स रहे हो, उन्होंने जो वहाँ की ब्लैक कम्युनिटीज, जो फेलो उनके फ्रेंड्स थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जो वहाँ के वाइट्स ने इतना सारा अत्याचार करा, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, जो इतना सारा अत्याचार उन्होंने कमिट करा था जब वो पावर में थे, हम उनको भूल जाते हैं और हम उन्हें माफ़ करते हैं। मतलब यहाँ से हमें क्या लर्निंग मिलती है कि अगर ठीक है हमें कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें उस बुराई के खिलाफ तो लड़ना है, लेकिन उस बुराई के खिलाफ लड़ते लड़ते हमें एक बुरा इंसान नहीं बनना है कि कल को हम पावर में आए तो हम भी उन वाइट्स, जो कि साउथ अफ्रीका के केस में ब्लैक्स पे उन्होंने करा था, तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक्स पावर में आए तो हम वाइट्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए, उनको दबाने लग जाए, सेम चीज़ें जो उन्होंने हमारे पे अत्याचार करा सेम चीज़ हम करने लग जाए। तो कितनी अच्छी बात थी ये। आगे देखते हैं, द पार्टी डेट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूचल किलिंग्स एंड द पार्टी थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूचल किलिंग्स द पार्टी, यहाँ से मतलब है जो वाइट रूलर्स थे वहाँ के, है ना, जो वाइट रूलर्स थे ये एक साइड, और एंड द पार्टी डेट लेट फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर। अब द पार्टी एक और आई पार्टी, अब ये कौन सी वाली पार्टी है? ये वो पार्टी है जिसको ब्लैक डोमिनेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जो वहाँ के वाइट रूलर्स थे जिन्होंने अत्याचार करा, जिन्होंने मासूमों की जान ली, और जो वहाँ के ब्लैक डोमिनेंट रेशियल कम्युनिटी थी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, अपने आप को अपार्थाइड सिस्टम से आज़ाद करा, वो दोनों साथ बैठे और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो लिखा है टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कैसी कि वाइट्स जो थे और जो ब्लैक्स थे इनमें एक काइंड ऑफ हिस्ट्री थी ना। ऐसा तो है नहीं कि यार कुछ 2-5 सालों से इनका डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ये तो काफ़ी एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री थी जो वाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ हुआ आता। तो एक थिंकिंग बिल्ड हो जाती है ना पुराने लोगों के अंदर कि ये ऐसा है वो ऐसा है। तो जो प्रॉब्लम थी तो उसका सॉल्यूशन इन्होंने साथ में बैठ के डिसाइड करने की करी। और क्या सॉल्यूशन इन्होंने सोचे कि नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डीमन। कि भाई कोई भी सिंगल पर्सन चाहे वो ब्लैक हो वाइट हो या अदर कम्युनिटी हो बाहर नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूडेड का मतलब कि उसको वो चीज़ नहीं मिल रही हो कि अगर मैंने कोई राइट्स निकाले कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी को डीमन की रूप में ट्रीट कर रहे हैं। मतलब मैंने बताया था ना जैसे ब्लैक्स को वहाँ पे डिविएंट्स के रूप में ट्रीट करा जाता था। डिविएंट्स मतलब गुंडे की नज़र में। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हम डीमन यानी कि एक शैतान के रूप में देख रहे हो। डीमन का मतलब होता है ना। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. मतलब कि सारे लोगों को पार्ट लेने का मौका मिलना चाहिए, वाइट और ब्लैक या अदर कम्युनिटीज, चाहे उन्होंने पास्ट के अंदर कुछ भी करा हो। अब ये पास्ट में किसने कुछ करा था? वाइट रूलर्स ने करा था ना। ब्लैक्स को ऑपरेस करा था, उनके राइट्स को वायलेट करा, उनके साथ अत्याचार करा। तो इन सबको हटा के हम सबको साथ बैठना है, हम साथ में बैठ के सब चीज़ें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साउथ अफ्रीका बिल्ड करता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन या साउथ अफ्रीका की केस स्टडी देखी अभी कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था। तो हम ऐसे क्या लेसन्स हैं जो हम साउथ अफ्रीका के केस में सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस कैसे कि जब ब्लैक्स के पास पावर आई तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि यार हम लोग वाइट को भी डिस्क्रिमिनेट करें या हम उन पर अत्याचार करें। उन्होंने उनको माफ़ करा। कितनी अच्छी लर्निंग मिलती है इससे कि उन्होंने इतने हिस्ट्री के अंदर जो उनके साथ अत्याचार हुआ था उसको साइड रख के उनको माफ़ कर दिया। सेकंड लर्निंग क्या है? रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, स्टिल आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, स्टिल आप उसी बात को चूज करते हो, उसी बात पे टिके रहते हो और अपना काम करते हो। तो रेजिलियंस साउथ अफ्रीका के केस में कैसा था कि वाइट रूलर्स ने इतने लॉन्ग टर्म तक उन पर अत्याचार करा, ठीक है, लेकिन वहाँ के ब्लैक कम्युनिटी जो रेशियल अदर कम्युनिटीज़ थी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इतने ऑपरेशंस जो उनके ऊपर हुए, ठीक है, उनको नीचा दिखाया गया, उनको बेसिक चीज़ों में अलग अलग करा गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने साथ खड़े रहे। और टाइम के साथ साथ उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फाइनली वहाँ आज़ादी ले ही ली, है ना। फिर थर्ड हमें लर्निंग मिलती है ट्रांसफॉर्मेटिव एम्बिशन। कि चलो ठीक है पावर मिल गई, हमने तुम पे अत्याचार भी नहीं करा, हमें हमारे पास यानी कि मान लेते हैं कि ब्लैक्स के पास जब पावर आई तो उन्होंने फॉरगिव कर दिया, अत्याचार भी नहीं करा। उसके बाद भी उन्होंने वाइट्स को चांस भी दिया कि आओ हमारे साथ बैठो और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें जो वाइट पॉपुलेशन है वो भी समान रहेगी और जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो भी समान रहेगी। तो ये हमें सीखने को मिलता है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन या साउथ अफ्रीका के केस के अंदर। ये लर्निंग्स हमारे निकल के आती है, पहली फॉरगिवनेस, रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेटिव एम्बिशन, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि यार व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल्स। जो कानून है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो क्या सिग्निफिकेंस है देखें, तो देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स that are accepted by all people living together in a country। अब एक चीज देखना, ये जो लाइन यहाँ लिखी गई है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन में आप एक और चीज ऐड कर सकते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में समझाया था मैंने आपको। तो ये रिटन रूल्स के आप आगे एक और चीज सेट कर सकते हो कि अनरिटन रूल्स भी होते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आई मीन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और वो हमने एग्जांपल यूके का देखा ही था। तो कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सेट हो रिटन और अनरिटन रूल्स का, डेट आर एक्सेप्टेड बाय
ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ की आम जनता जो वहाँ रह रही है सबको उसे फॉलो करना चाहिए, तो ये फीचर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, जिसे हम सिटीजन्स भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होता है। आपके पास कितने भी लॉज रहे हो, जो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो वो कंट्री का सुप्रीम होगा, सबसे बड़ा लॉ। अब ये जो लाइन कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि रिलेशन कैसा रहेगा, रिलेशन किन के बीच में, वो देख लेते हैं। तो रिलेशन एक होगा सिटीजन, ये है सिटीजन वन, और ये है सिटीजन टू। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है कि सिटीजन वन और सिटीजन टू के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, इन दोनों के पास क्या क्या राइट्स होंगे एक दूसरे के, कि ये इसको किस हद तक कहाँ तक एक्सप्रेस कर सकता है, ये सब चीज़ें अपने को वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। ये तो हो गया हमारा पहला केस, कॉन्स्टिट्यूशन इन दो लोगों के बीच में डिटरमाइन करता है। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारे पास दो लोग होंगे, दो पार्टीज होगी कह सकते हैं, एक होगा सिटीजन्स और एक होंगे गवर्नमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी डिटरमाइन करता है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, किस तरीके का रिलेशन रहेगा, कि मतलब क्या राइट्स है जो गवर्नमेंट को सिटीजन्स को देने होंगे, और किस हद तक सिटीजन गवर्नमेंट से अपील कर सकती है इन राइट्स के ऊपर। तो ये जो सिटीजन और सिटीजन के बीच का रिलेशनशिप हुआ पहले केस में, या सिटीजन और गवर्नमेंट का रिलेशन हुआ दूसरे केस में, ये कैसे किस टाइप का रिलेशन रहेगा, कौन डिटरमाइन करता है, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, एक सुप्रीम लॉ है उस कंट्री का। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो कहती है अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी चीज़ें करता है। भाई क्या क्या चीज़ें करता है देख लेते हैं। फर्स्ट, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लिए चीज़ जो हमें प्रोवाइड करता है, वो एक प्रोवाइड करता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन। किनके बीच में, अभी हमने साउथ अफ्रीका का केस देखा जिसमें ब्लैक और वाइट थे, तो क्या उनके बीच में ट्रस्ट था जब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाता है जो कि एक सबके लिए इक्वल है, सबको अच्छे राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जो अलग अलग रेशियल कम्युनिटी या अलग अलग रिलीजन ग्रुप्स जो भी वहाँ रह रहे होते हैं, तो वो उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है कि यार हमारे राइट्स सिक्योर हैं, हमारे जो रिलीजन के राइट्स हैं, चाहे हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब सिक्योर है। तो सबसे पहला जो चीज़ हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो यही है। सेकंड क्या करता है, second it specify how the government will be constituted, who will have power to take which decision। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगी। कॉन्स्टिट्यूट से मतलब है कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी, किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा गवर्नमेंट का, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करेगी, कैसे बनेगी। तो ये एक सेकंड फीचर देता है। और उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट आपने बनाई तो उस गवर्नमेंट के अंदर जो पावर लेने की, डिसीजन की जो पावर है वो किसके पास रहेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, थर्ड फीचर देखते हैं। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। ये हमने लास्ट वाली जो लेक्चर था उसमें भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट डालता है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इस हद से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशनल चीज़ें हैं उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ होती है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये अभी आपके काम का नहीं है, एक बेसिक फीचर करके होता है। तो बेसिक फीचर क्या डिस्क्राइब करता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रही है, कोई भी लॉ लाया है, कोई भी एक्ट लाया है, वो जो लॉ है
वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसको वहाँ के कोर्ट्स वहाँ से स्ट्रक डाउन कर देंगे, ठीक है। और हमारे राइट्स भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सब कहाँ लिखे होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। जैसे कि लास्ट लेक्चर यानी कि जो डेमोक्रेसी वाला था, हमने उसमें देखा था कि एक आइडियल स्टैंडर्ड्स देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वही है कि क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी के लिए जो एस्पिरेशंस है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखना, ऑल कंट्रीज that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution। अब ये लाइन को पढ़ के ना तुम एग्जाम्पल याद करो चाइना के केस का, ठीक है। चाइना के केस में क्या था? अपने आप को उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो था, पर क्या वो डेमोक्रेटिक थी? नहीं। सेम पाकिस्तान, जो परवेज मुशर्रफ के अंडर में था, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन था, पर क्या वो डेमोक्रेटिक थी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ जो लाइन निकल के आ रही है कि ऑल कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी हो, लेकिन बट ऑल कंट्रीज डेट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर कोई कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा। क्यों सर? क्योंकि हमने फीचर पढ़े थे ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, कुछ बेसिक रूल्स, रूल ऑफ लॉ, इलेक्शंस वगैरह ये सब होना चाहिए। तो कहाँ लिखे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखे होंगे, चाहे वो रिटर्न हो चाहे अनरिटर्न हो, जैसे यूके के केस में देखा था। तो जैसे या ऐसी कंट्रीज भी होगी ना जो दिखावा करती है, जैसे चाइना कर रही थी डेमोक्रेसी होने का, बट है नहीं ना वहाँ पे, तो वो वाला सीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द सिचुएशन अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। क्या क्या सिचुएशंस थी जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था? अब हम उस पर थोड़ी सी लाइट डालते हैं कि वो कैसी कैसी कंडीशन, क्या क्या सिचुएशन रही। तो पढ़ते हैं, इट वॉज नॉट ईजी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स। क्यों? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस। क्या लिखा है यहाँ पे? वेरी डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस। किस टाइप के डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस भी चालू हुई थी, तो हम एक ऐसे रूल से निकल के आ रहे थे जहाँ ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे हैं। उन्होंने हमें काफ़ी एक्सप्लॉइट करा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सोशली हो, काफ़ी उन्होंने हमारे राइट्स छीने, ये सब करे। और उस टाइम पे हमारे साथ में क्या था ना, कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी और जो हमारी अदर कम्युनिटीज़ थी, उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया को लेके काफ़ी वायलेशन चल रहा था, काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि उनको अलग देश चाहिए था, वो पार्टीशन चाहते थे। तो काफ़ी अजीब अजीब से सिचुएशंस रही थी, काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस रही थी, सर्कमटेंसेस रही थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं उसी के रिगार्डिंग, वो भी पढ़ लेते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट टू डेट ऑफ ए सिटीजन। अब ये देखना, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के लोग से मेरा मतलब है इंडिया के लोग, जब हम ब्रिटिशर्स के रूल में थे तो हमें ना एक सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे ट्रीट करा जाता था। हमें ना ह्यूमन बीइंग ही नहीं माना जाता था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? हमारा काम निकालने के लिए हमारे वेजेस रोक देते थे, हमें गंदे गंदे काम कराते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, मारते थे। जैसे ये इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा तुम्हें, ये जो सर खड़े हैं, मैं एक सेकंड पेन चेंज कर देता हूँ तो आपको दिखेगा नहीं। हाँ, तो ये एक ब्रिटिशर है, ये है ऑफिसर्स है ब्रिटिशर्स के। वो एक पर्सन को मार रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो आम नागरिक थे उन्होंने एक जर्नी फील करी है। किस तरह की जर्नी? एक सब्जेक्ट से एक सिटीजन बनने की जर्नी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनको सिटीजन के राइट मिल रहे थे ना। तो ये काफ़ी एक सर्कमटेंसेस ये भी रहा था कि यार उनकी मेंटल हेल्थ जो इतने टाइम से ख़राब हुई है, उनकी जो मेंटेलिटी बन गई है खुद को लेके, उसको एक चेंज करना था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। अब क्या था
कि हमें आज़ादी तो मिल गई, ठीक है, बट जो कंट्री थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें पार्टीशन हो चुका था ना, कि पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, इंडिया अलग हो गया। पहले तो क्या होता था ना, यूनाइटेड इंडिया होता था, नॉन डिवाइडेड इंडिया, अब तो डिवाइड हो गया। उन चीज़ों का भी ध्यान रखना था, क्योंकि वो पूरा रिलीजियस डिफरेंसेस पे हुआ था, रिलीजियस बेसिस था उस पूरे जो भी हमारा पार्टीशन हुआ था उसका। अब उसमें हुआ क्या प्रॉब्लम, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड एरियाज। जैसे मान लो ये बॉर्डर है, ठीक है, ये इंडिया है ना, ये पाकिस्तान है, जो कि डिवाइडेड हुआ था उस टाइम पे। तो जब ये पार्टीशन चल रहा था, तो जो मेन लैंड इंडिया है वहां तक तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हुई नहीं होगी, जो मेन लैंड पाकिस्तान का एरिया था वहां पे भी इतनी कोई प्रॉब्लम्स हुई नहीं। लेकिन जो इस एरिया में लोग रह रहे थे, बॉर्डर वाले एरिया में, वहाँ इतनी प्रॉब्लम्स थी कि पार्टीशन के टाइम पे कम से कम 10 लोगों 10 लाख लोगों की डेथ हुई है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के अंदर हुई है, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के अंदर जो पाकिस्तान के सिटीजन्स भी हैं, जो लोग हैं, और जो इंडिया के सिटीजन्स और लोग हैं, उन दोनों की मौत, डेथ हुई है। जैसे ये एक देखना आप, ये ट्रेन है जिसपे ये सारे लोग खड़े हुए हैं, चढ़ने के लिए कर रहे हैं कि यार हमें जगह मिल जाए, हम इधर से उधर निकल जाए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि लोग ट्रेन में घुस घुस के लोगों को वहाँ पे किल कर रहे थे। कितना मतलब बड़ा सिनेरियो रहा होगा उस टाइम के लिए, अगर आप खुद को इस पोजीशन पे इमेजिन करके देखो तो कितनी बड़ी बात लगती है यार। 10 लाख लोगों का मरना, आप उस बॉर्डर एरिया में रह रहे हो, फिर इधर से उधर ट्रैवल करना, उसमें भी आपको डर रहता है कि कोई आएगा और आपकी जान ले लेगा। तो ये सारे सर्कमटेंसेस थे इंडिया के साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारा कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। अब ये सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ठीक है यार, प्रिंसली स्टेट्स से मैं समझा देता हूँ एक बार को। जो हमारे स्टेट्स थे ना, कुछ स्टेट्स थे जो वहाँ के उस टाइम पे रॉयल फैमिलीज जो थी वहाँ की, है ना, वो रन कर रही थी। Give me a second। तो जो वहाँ के स्टेट थी, कुछ स्टेट्स वहाँ रॉयल फैमिलीज चला रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि मतलब अगर तुम सोचोगे यार इसमें सर प्रॉब्लम क्या है, कि ठीक है ना यार, वहाँ के राजा महाराजा है, वो तो काफ़ी टाइम से है वो चला रहे, इशू क्या है कि अगर उनको चॉइस भी दे दी आपने कि चाहो तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाओ, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या इंडिपेंडेंट चार्ज ले लो। अब इसमें इशू क्या आता है ना, वो देखते हैं। हम्म, तो मान लेते हैं ये पूरा इंडिया मान लो एक बार को, और ये है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये हमारा इंडिया हो गया। अब जो ब्रिटिशर्स हमारे पास चॉइस छोड़ के गए थे प्रिंसली स्टेट्स के पास, तो उस चॉइस से उनका ये कहना था कि चलो इंडिया का ये जो सिनेरियो है, मान लेते हैं कि ये एक प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट 1, प्रिंसली स्टेट 2, प्रिंसली स्टेट 3, और प्रिंसली स्टेट 4, है ना। अब यहाँ चल क्या रहा था, ब्रिटिशर्स ने अगर ये छोड़ दिया कि चलो यार तुम डिसाइड कर लो तुम्हें पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, या इंडिपेंडेंट चार्ज लेना है, उससे होगा क्या। अगर ये बॉर्डर वाला एरिया, मान लो ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये कहता है कि मुझे तो इंडिया के साथ रहना है, और सेम टाइम पे ये सेकंड स्टेट बोलता है कि मुझे तो पाकिस्तान के साथ रहना है ना, और थर्ड वाला पोर्शन बोलता है कि मेरे को तो इंडिपेंडेंट रहना है। और इसको मान लेते हैं कि ये भी कहता है कि मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा यार। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आपने अपनी कंट्री के जो बॉर्डर्स है उसके अंदर आपने पाकिस्तान की टेरिटरी भी डाल दी। यानी कि अगर प्रिंसली स्टेट कल को पाकिस्तान से जुड़ जाता है, तो पहले केस में तो इंडिया है, इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है भाई, उसके जस्ट अटैच में एक पाकिस्तान की टेरिटरी जुड़ गई, है ना।
अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि आपको इस जो बॉर्डर एरिया है, ये वाला जो रेड लाइन में मैं शो कर रहा हूँ, इसका तो ख्याल रखना ही रखना है। अब 1 और 2 के बीच में जो ये पाकिस्तान वाली है टेरिटरी, इसका भी ख्याल रखना होगा, सेम टाइम पे यहाँ भी ख्याल रखना होगा। तो ये तो वो वाला केस नहीं हो गया कि हम हमारे एनिमी को, जो हमारे ऊपर टेररिज्म वगैरह ये सब करता है, हम उसको घर में ही जगह दे रहे हैं। अगर कल को प्रिंसली स्टेट्स अगर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते हैं तो सारा कंट्रोल तो इनके हाथ में होता ना, पाकिस्तान ही कंट्रोल कर रहा होता ना इनको। ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो जाता? ठीक है, तो ये एक ऐसी चॉइस ही हमारे साथ छोड़ के चले गए थे। फिर क्या होता है, when the constitution was being written, the future of our country did not look as secure as today as it does today। ये लाइन कह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था, तो हमारा जो फ्यूचर, जो आज हमें करंट सिनेरियो में जो हमें दिखता है, जो हमारी कंट्री अभी फ्री है, हमारे पास सब कुछ फ्रीडम है, ऐसा लगा नहीं था कि उस टाइम पे ये सब अचीव हो पाएगा। अब उसके रीज़न क्या थे? रीज़न अगर मैं दिखाऊं आपको तो सबसे पहला रीज़न निकल के आता है कास्टिज्म। अब कास्टिज्म से क्या रीज़न निकल के आता है कि हमारे पास एक फॉर्म थी जिसे हम अनटचेबिलिटी के नाम से जानते थे। अब अनटचेबिलिटी में मतलब कि यार आप आपकी लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप उनको रहने नहीं दे रहे हो, छू नहीं रहे हो उनको, तो ये अनटचेबिलिटी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा थी। फिर हमारे यहाँ रिलीजियस वायलेंस बहुत ज़्यादा होते थे रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, लिटरेसी प्रॉब्लम्स भी थी ना, सारे पढ़े लिखे तो थे नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल के अंदर सबको पढ़ने का मौका तो नहीं मिला। जो कुछ अच्छी फैमिलीज से बिलोंग करते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे या जो राजा महाराजा की फैमिलीज थी, बस उनको पढ़ने का मौका मिलता था। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो इतना नहीं लग रहा था कि यार इतना कुछ सिक्योर हो पाएगा हमारा फ्यूचर, जो आज हमें दिखता है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो देखो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वर्सेस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, मतलब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या है निकल के आता है, अनलाइक साउथ अफ्रीका देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में इंडिया के पास एक एडवांटेज था। किस चीज़ का एडवांटेज? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अब वो एडवांटेज क्या था वो देखते हैं। वी ऑलरेडी हैड कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, कि हमें ऑलरेडी पता था, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें रियलाइज़ करा रही थी कि हमें ऑलरेडी पता है कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखना चाहिए। अब वो कहाँ कहाँ से हमें दिखा था? तो महात्मा गांधी जी की एक बुक आई थी, हिंद स्वराज करके, 1909 के अंदर। किसने लिखी थी? ये गांधी जी ने। तो ये जो बुक थी हिंद स्वराज, इसमें गांधी जी ने क्या करा? इसमें गांधी जी ने बताया कि वो किस तरीके का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का देखते हैं। जब इंडिया फ्रीडम अटेन कर लेगा तो वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे राइट्स, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल हमने बुक का देखा गांधी जी का, तो इससे हमें आइडियोलॉजी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने कुछ चीज़ें, जो हमारा यूके जो था, यानी कि जो ब्रिटिशर रूल जो था हमारा, रूल कर रहा था हमें, तो हमने कुछ चीज़ें यूके से भी सीखी है। जो उन्होंने एक्ट्स लेके आए थे ना रूल करते टाइम इंडिया के ऊपर, हमने काफ़ी चीज़ें उनसे भी ली है। तो वो भी हम आगे देखते हैं। तो पढ़ते हैं हम हमारी ये द पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नी क्या थी इंडिया की, पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें लिखा है कंसेंसस डेवलप ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ये कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ आइडियाज जो हमारा आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल हुआ था उसके दौरान भी हमें कुछ मिले थे। तो क्या क्या मिले थे वो भी देखते हैं। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ थे हम। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। तो ये लाइन कह रही है कि भाई जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था वो मेडली ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो और हम क्या कर रहे थे? इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रीजुवनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स।
तो देखो क्या है कि देश को आज़ाद कराने के लिए तो हम फ्रीडम स्ट्रगल कर ही रहते हैं, साथ ही साथ जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि भाई अनटचेबिलिटी थी, रिलीजियस वायलेंस था, ये सब चीज़ें थी, हम हमारी पॉलिट सोसाइटी में जो ये चीज़ें चलती आ रही थी, सती प्रथा भी हुआ करती थी, तो इन सबको चेंज करने के लिए भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में वो चीज़ें काम कर रहे थे, है ना। तो क्या होता है इन 1928, यहाँ तक तो आज़ादी नहीं मिली थी ना, 1947 में आज़ाद हुआ था, तो क्या था 1928 में मोतीलाल नेहरू और साथ में 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मतलब कि 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और कुछ 8 लीडर्स के ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया था कि यार एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखना क्या चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए। तो अगर मैं उसको दिखाऊं तुम्हें यहाँ पे, तो जो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और जो 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था, उसको हम नेहरू रिपोर्ट से भी जानते हैं, द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। अब उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में या नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, नो सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्टोरेट होना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस से मतलब था कि यार हमें हमारे देश को, हमने इस टाइम तक ऐसा नहीं माना था कि यार हमें आज़ादी पूरी तरीके से दे दो, इस टाइम तक हम ये सोच रहे थे कि यार हमें एक डोमिनियन स्टेटस तो मिले कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, आप बैठो एज ए हेड वही रिबन काटने टाइप में, बट हमें तो कुछ मिले, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए आम आदमियों के लिए, एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए जो सेंटर है और स्टेट के बीच में, सेपरेट इलेक्टोरेट से यहाँ मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि आप कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग इलेक्शंस करा रहे हो कि इनके इलेक्शंस अलग और तुम्हारे इलेक्शन अलग, एक ही इलेक्शन होना चाहिए देश का। तो ये नेहरू रिपोर्ट यानी कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1928 में, उसमें बोला गया था। आगे क्या था, इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। तो 1931 के अंदर एक रेजोल्यूशन हुआ था कराची सेशन के अंदर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो टाइम टाइम पे मिलती थी, मीटिंग्स करती थी, तो उनको सेशन के नाम से जाना जाता था जिस सिटी में वो मिलते थे। तो जब 1931 में उन्होंने कराची के अंदर कराची सेशन करा, तो वहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए उस पर भी डिस्कशन हुई थी, उस पर भी कुछ पॉइंट्स निकले थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी पाथ में इंक्लूड होती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाथ था वो किस तरीके से पहले से डेवलप होता हुआ आ रहा था फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। तो जो हमने नेहरू रिपोर्ट देखी और 1931 का कराची सेशन देखा, तो उससे क्या दिखा कि बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स, जो कराची सेशन का था और 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ universal adult franchisee, right to freedom and equality, and to protecting the right to freedom and equality, and to protecting the right of minorities in the constitution of independent India। तो इसको ऐसे समझो, ये जो वर्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में समझाया था कि एक एज के बाद सबको समान अधिकार होना चाहिए वोट करने का, ठीक है। अब ये वाला देखो कि राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम कैसी, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेस करने की खुद के थॉट्स को, है ना, कि मैं कुछ मेरा कुछ कहना चाहता हूँ या मैं कुछ जानता हूँ तो मैं बता सकूँ फ्रीली, फ्रीडम होनी चाहिए मुझे कुछ ना कुछ, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। अब बात आती है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें दे दी, लेकिन अब क्वेश्चन निकल के आता है, अगर आपने ये सब चीज़ें दे भी दी, बट अगर इनको कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा, इनकी प्रोटेक्शन ही नहीं है, कल को गवर्नमेंट इनको हटा दे, तो इनका कोई सेंस बनेगा क्या, कुछ भी नहीं बनेगा। तो सेम चीज़ कि ये चीज़ें देने के बाद इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस होने चाहिए। तो प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और उन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का ध्यान कौन रखता है, ध्यान रखता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि फ्रीडम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हम दोनों हमको कराची सेशन से और नेहरू रिपोर्ट में दिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये निकल के आता है कंसेंसस डेवलप्ड ड्यू टू फैमिलिटी
विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। तो कुछ आइडियाज़ जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, तो वो कुछ डेवलप ऑलरेडी हो चुके थे जब हम कॉलोनियल रूल में थे, तो वो क्या क्या थे वो भी देखते हैं। द एक्सपीरियंस gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them। तो देखो क्या होता था कि सारे इंडियंस को तो चलो नहीं मिल रही थी कि आप इंस्टीट्यूशंस में जाके वर्क कर रहे हो, लेकिन मेजरली जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था ना, उसमें अधिकतर इंडियंस ही होते थे, या लेजिस्लेटिव जैसे कोर्ट्स में जो वकील होते थे। तो इन सब के अंदर काम करके जो इंडियंस थे उनको एक्सपीरियंस काफ़ी गेन हो गया था कि यार कॉलोनियल रूल में कैसे काम चलता है, या एक कोर्ट कैसे काम करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे वर्क करता है। तो इन एक्सपीरियंस से क्या हुआ कि हमें काफ़ी हेल्प हुई। हेल्प किससे हुई? जब हम हमारा खुद का इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्री को रन करने के लिए, तो ये जो एक्सपीरियंस था ना ये यहाँ काम आया। ठीक है, आगे क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज, यानी कि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कॉलोनियल लॉज जो हमारे निकले थे कॉलोनियल रूल के अंदर, हमने वहाँ से अडॉप्ट करी है। उसका एक एग्जांपल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक एक्ट आया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। उसमें से हमने कुछ फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या कहते हैं डाले हैं। अब वो कुछ फीचर्स मैं आपको थोड़ा जल्दी ब्रीफली बता देता हूँ। एक हमने देखा वहाँ पे कि यार हम वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स थी वो हमने वहाँ से ली। ठीक है, वहाँ से हमने डिवीजन ऑफ पावर देखा, वहीं से हमने बाइकैमरलिज्म लिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल से मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर का कैसे काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन कर रही है कंट्रीज़ में, ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई थी 1935 से, वो हमने हमारी कंट्री को किस तरीके से सूट होती है वो हमने अडॉप्ट करी। डिवीजन ऑफ पावर के यार जो स्टेट है और जो सेंटर है, सेंटर मतलब नेशनल गवर्नमेंट, उनके बीच में डिवीजन होना चाहिए पावर्स को लेके। तो इससे हमने वहाँ से एक हमारी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से लिया। बाइकैमरलिज्म यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज होने चाहिए, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। ठीक है, तो अब बात आती है कि कुछ ऐसे लेसन्स जो हमें अदर कंट्रीज से सीखने को मिले हैं, जो हमने शायद हमारी कंट्रीज में इनकॉर्पोरेट भी करे हैं, है ना, वो भी देखते हैं। क्या है? आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर टर्म्स। तो क्या हुआ, जो हमारी लीडर्स थे उन्हें ऐसा सोचा नहीं कि यार हम क्यों दूसरी कंट्री का कुछ भी लॉ हमारे अंदर लें। अगर किसी कंट्री के अंदर कुछ अच्छी चीज़ लिखी गई है, कुछ अच्छे राइट्स लिखे गए हैं, कुछ अच्छे लॉज हैं, तो उनको लेने में क्या दिक्कत है? तो वही हमारे लीडर्स ने करा, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम दूसरी कंट्रीज से भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? बट ऑन आवर टर्म्स, कि कोई भी लॉ किसी और कंट्री का अगर हम हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो वो हमारे टर्म्स पे होना चाहिए, वो हमारी कंट्री को सूट करने के हिसाब से हम उनकी सिचुएशन, उसके लॉज को थोड़ा फेर बदल कर सकते हैं, जिससे वो इंडिया में सही तरीके से चल पाए। तो क्या होता है? मैनी ऑफ आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रेंच में, उससे क्या निकल के आया था? उससे निकल के आया था बच्चों फ्रेटर्निटी, ठीक है, इक्वालिटी, ये चीज़ें हमने वहाँ देखी। हाँ, एक और निकल के आया था लिबर्टी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये तीन चीज़ें वहाँ निकल के आई थी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी।
तो ये चीज़ें भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करी है। फ्रेट एंड ये जो वर्ड्स का मतलब होता है ये मैं तुम्हें आने वाले टाइम में, आने वाले स्लाइड्स के अंदर बाद में अलग लेक्चर के अंदर समझाऊंगा कि इनका वर्ड्स क्या होता है, जब हम प्रियम्बल को एक बार समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश। तो जो अभी मैंने बताया था, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, देखो गवर्नमेंट भी ना दो टाइप की होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश के अंदर चलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तो हमने वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो हमने अडॉप्ट करा। बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। तो क्या है, यूएस के अंदर एक सिंगल पेपर या एक लॉ के अंदर कुछ राइट्स लिखे गए हैं सिटीजन्स के पास में। तो हमने यूएस से क्या करा, यूएस से वो चेंज करा, हमारे अंदर लिया और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट करा यूएस के थ्रू, है ना। फिर क्या है, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। तो क्या हुआ था कि एक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर सोशलिस्ट, उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई थी, लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमने इनकॉर्पोरेट करी। सोशल इक्वालिटी मतलब कि सबको समान तरीके से ट्रीट करा जाए। इकोनॉमिक इक्वालिटी कि भाई फीमेल हो या मेल हो, दोनों को सेम काम के लिए सेम वेजेस मिले जाए। ऐसा ना हो कि कोई फीमेल है तो उसको कम पैसा दिया जा रहा है क्योंकि जस्ट वो फीमेल है, वो भी सेम काम का, ऐसा नहीं कि कुछ काम अलग हो, सेम काम के सेम पैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें थोड़े से कुछ और एग्जाम्पल बताऊं, तो एक डीपीएसपी होता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये भी हम बाद में समझेंगे। तो ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना। तो इन सब से क्या समझ में आया कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि ये कुछ हम दूसरी कंट्रीज से ले सकते हैं। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो हम हमारे ऑन टर्म्स पे हमारी कंट्री के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल देखे हमने, आगे देखते हैं। दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग वॉट अदर्स हैड डन। ठीक है, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री और नॉट। मतलब कि मान लो कोई भी कंट्री से हम कुछ भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने आंख बंद करी और हमने डाल दिया कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन है लिख दो। हमने एक एक पॉइंट को क्वेश्चन करा, क्या ये हमारी कंट्री के लिए सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारे डिस्कशन भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आंख बंद करी और सारा कहीं से भी ले लिया उठा के यार डाल दो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। हर एक प्रोविजन पे बात हुई है, डिस्कशन हुआ है, सोचा गया है कि क्या ये सही है इंडिया के लिए। ये सब होने के बाद फिर ही किसी चीज़ को हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट करा गया था। ठीक है, तो देखो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी का जो चैप्टर है हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आज ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिला गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर वीडियोस कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आने वाले लेक्चर में हम चैप्टर को पूरा और कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।